हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप लोग। आज हम बात करने जा रहे हैं इंडिया के सबसे पुराने दोस्तों में से एक नेपाल की। यूँ तो नेपाल और इंडिया बहुत सालों से दोस्त रहे हैं, बट अब इस दोस्ती में भी दरार आ चुकी है। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं दोनों देशों के रिलेशंस की हिस्ट्री के बारे में। तो इंडिया और नेपाल के रिलेशंस स्टार्ट हुए 1950 में इंडो नेपाल ट्रीटी ऑफ पीस एंड फ्रेंडशिप के बाद। ये ट्रीटी साइन हुई काठमांडू में 31 जुलाई 1950 को। इस ट्रीटी के तहत लोग फ्रीली आ जा सकते थे, वो भी बिना किसी पासपोर्ट या वीज़ा के। लोग दोनों कंट्रीज़ में रह सकते थे और काम कर सकते थे। पर इसमें प्रॉब्लम ये थी कि इंडियंस को नेपाल में प्रॉपर्टी लेना अलाउड नहीं था और गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस में काम करना भी अलाउड नहीं था। बट नेपाली लोग इंडिया में प्रॉपर्टी भी खरीद सकते थे और काम भी कर सकते थे। आज स्टेट ये है कि इंडिया में लगभग 8 मिलियन नेपाली रहते और काम करते हैं। और यही नहीं, इंडिया में इन लोगों के लिए इंडो नेपाल रेमिटेंस फैसिलिटी स्कीम भी है, जिससे ये अपने नेपाल में फैमिली मेम्बर्स को फंड्स भेज सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल के इकोनॉमिक रिलेशंस की। इंडिया नेपाल का सबसे बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर है। इंडिया ने पब्लिक और प्राइवेट सेक्टर्स दोनों में नेपाल में इन्वेस्ट किया है। नेपाल का लगभग 2/3 मर्चेंडाइज ट्रेड इंडिया का है, 1/3 ट्रेड इन सर्विसेज इंडिया के हैं और 1/3 FDI यानी कि फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट्स भी इंडिया के हैं। और यही नहीं, लगभग 100% पेट्रोलियम इंडिया से ही जाता है। नेपाल के इंडिया से मेन इंपोर्ट्स हैं 7.8% मोटर व्हीकल्स, 3.7% मेडिसिन और लगभग 8.6% टेक्सटाइल्स। तो नेपाल और इंडिया के बीच हर साल लगभग $8.2 बिलियन का ट्रेड होता है और इनमें से $446.5 मिलियन नेपाल एक्सपोर्ट करता है इंडिया को और लगभग $7.7 बिलियन का सामान इंडिया से इंपोर्ट करता है। और यही नहीं, इंडिया ने हर बार नेपाल को हेल्प करी है। जैसे इंडियन गवर्नमेंट ने उसको स्ट्रॉन्ग सपोर्ट दिया ताकि वो अपने होम ग्रोन पीस को एडवांस कर सके। इंडिया ने उनके कॉन्स्टिट्यूशन के रिटर्न प्रोसेस में भी हेल्प करी है। आपको याद होगा कि अप्रैल और मई 2015 में नेपाल में अर्थक्वेक्स आए थे, उसमें भी इंडिया ने नेपाल को हेल्प ऑफर करी और उनके सब्सटैंशियली रिकन्स्ट्रक्शन में भी हेल्प करी। और इंडिया ने कोविड-19 पैंडमिक के दौरान भी 22 अप्रैल को नेपाल को 23 टन्स ऑफ मेडिसिन गिफ्ट करी। इंडिया ने नेपाल के साथ कोऑपरेट करना स्टार्ट किया 1952 में, जिसमें इंडिया ने गौचरन में एयर स्ट्रिप्स कंस्ट्रक्ट करी थी। और तभी से इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप कर रहा है नेपाल में। जैसे रक्सोल बिरगुंज ब्रॉड गेज रेल लिंक ने दोनों कंट्रीज़ के ट्रेड में बहुत हेल्प करी। इसके अलावा इंडिया ने इमरजेंसी और ट्रॉमा सेंटर बनाया बिर हॉस्पिटल में और महेंद्र नगर टनकपुर लिंक रोड प्रोजेक्ट भी बनाया। और दोस्तों, इंडिया ने ऐसे कई प्रोजेक्ट्स बनाए जिससे नेपाल को उसकी इकॉनमी में हेल्प हो और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छी तरह डेवलप होता रहे। पर दोस्तों, कुछ सालों से दोनों कंट्रीज़ के बीच कुछ बातों को लेकर प्रॉब्लम्स चल रही हैं। तो चलिए जानते हैं कि क्या है वो प्रॉब्लम्स। तो दोस्तों, नेपाल के प्राइम मिनिस्टर हैं KP ओली जी, जो कि नेपाल की कम्युनिस्ट पार्टी के चेयरमैन हैं। ये फरवरी 2018 में पावर में आए, बट ये पहले भी अक्टूबर 2015 में PM रह चुके हैं। तो 2015 में जब ये नेपाल के प्राइम मिनिस्टर बने थे, तब नेपाल का नया कॉन्स्टिट्यूशन भी बना था, जिसमें नेपाल के मधेसी लोगों ने इस कॉन्स्टिट्यूशन का विरोध किया, क्योंकि उनको लगा कि इस कॉन्स्टिट्यूशन से उनको लेफ्ट आउट किया जा रहा है। इसलिए उन्होंने इंडिया और नेपाल के बॉर्डर पॉइंट्स को ब्लॉक कर दिया, जिससे इंडिया और नेपाल के बीच ट्रेड बिल्कुल बंद हो गया। और ये ब्लॉकेड लगभग 135 दिन तक चला, जिससे नेपाल की इकोनॉमी में बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ा। और ये वाला इवेंट इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में सबसे बड़े इवेंट्स में से एक है। इसमें नेपाल इंडिया को अक्यूज़ कर रहा था कि इंडिया ने ब्लॉकेड करी थी और इसके चलते PM ओली ने एंटी इंडियन स्टेटमेंट देना स्टार्ट कर दिया। और इनकी पार्टी ये मानती रही कि नेपाल को जो भी इकोनॉमिक लॉस हुआ है वो सब इंडिया की वजह से हुआ है। तो नेपाल की गवर्नमेंट ने ये सोचा कि ब्लॉकेड से पहले वो इंडिया पे डिपेंडेंट थे, तो अब ब्लॉकेड के बाद वो अपने रिलेशंस चाइनीज़ के साथ अच्छे रखेंगे और चाइना के साथ इंडिया से भी अच्छे रिलेशंस बनाएंगे। और इसका रिज़ल्ट ये हुआ कि 2015 से 18 तक
नेपाल और चाइना के रिलेशंस बहुत अच्छे हो चुके थे। और कुछ सालों बाद जब ओली जी दोबारा अपनी गवर्नमेंट बनाते हैं, तब वो बुद्धि गांधी प्रोजेक्ट को रिवाइव करने की बात करते हैं। ये प्रोजेक्ट इंडिया और नेपाल के रिलेशंस में सबसे इम्पॉर्टेंट प्रोजेक्ट्स में से एक है। ये प्रोजेक्ट लगभग $2.5 बिलियन का है और इस प्रोजेक्ट से लगभग 1200 मेगावाट की इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होगी। और ओली जी ने ये कहा था कि ये प्रोजेक्ट चाइना बनाएगा और इंडिया को इस बात से प्रॉब्लम हुई और इंडिया ने ये तक कह दिया था कि इस प्रोजेक्ट से बनने वाली बिजली इंडिया नहीं खरीदेगी। इससे नेपाल को बहुत बड़ा लॉस हो सकता है क्योंकि नेपाल खुद में इतनी इलेक्ट्रिसिटी यूज़ नहीं कर सकता और चाइना को इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत ही नहीं और बचता है सिर्फ इंडिया। तो वो अगर इंडिया ही लेने से मना कर देगा तो वो बेचेगा किसको। पर इस सब के बावजूद पीएम ओली ने ये कहा कि वो इस प्रोजेक्ट को ज़रूर रिवाइव करेंगे और कंप्लीट करेंगे। ओली जी ने यह भी कहा कि वो इंडिया पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहते और चाइना के साथ अपनी कनेक्टिविटी बढ़ाना चाहते हैं। और यही नहीं, ओली जी ने यह भी कहा कि नेपाल के गोरखा लोग जो इंडियन आर्मी का पार्ट बनते हैं, जो कि एक बहुत पुराना ट्रेडिशन है, उस पर भी वो विचार करेंगे और उस पर भी वो चेंजेस लगाएंगे। तो इसी चाइना और नेपाल के रिलेशंस के चलते चाइना और नेपाल ने ट्रांजिट ट्रेड ट्रीटी भी साइन करी, जिसके तहत चाइना ने नेपाल के अंदर बहुत सारे हाईवेज़ बनाए जो कि चाइना और नेपाल को कनेक्ट करते हैं। तो दोस्तों, इन रीजंस के अलावा कुछ बॉर्डर डिस्प्यूट्स भी हैं जिस वजह से इस दोस्ती में दरार और बढ़ जाती है। तो चलिए अब बात करते हैं इंडिया और नेपाल के बीच बॉर्डर डिस्प्यूट्स की। तो इंडिया और नेपाल लगभग 1750 किलोमीटर्स का बॉर्डर एरिया शेयर करते हैं और दोनों कंट्रीज़ के बीच मेजर बॉर्डर डिस्प्यूट एरियाज़ हैं कालापानी, लिम्पियाहुरा, सुस्ता, मैची, तनकपुर और कुथी वैली। इन सब डिस्प्यूट एरियाज़ में सबसे ज़्यादा हाल ही में चर्चित था कालापानी रीजन। तो चलिए अब बात करते हैं कालापानी रीजन की। दोस्तों, इस रीजन की कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई कुछ ही दिन पहले, जब नेपाल ने अपने देश का एक नया मैप जारी करा और उसके अंदर कुछ ऐसे रीजन्स इंक्लूड कर दिए जो उसने पहले नहीं करे थे। ये रीजन्स थे लिम्पियाहुरा, कालापानी और लीपू लेक। इससे पहले नवंबर 2019 में इंडिया ने भी अपना एक नया मैप जारी करा था जिसके अंदर ये सारे रीजन्स इंडियन टेरिटरी में थे। और 8 मई 2020 को इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर ने एक नई रोड इनॉग्रेट करी जो इंडिया और नेपाल के बॉर्डर के साथ साथ जाती थी और ये डिस्प्यूटेड एरिया से गुजरती थी। नेपाल का ये कहना था कि लिपू लेक उनकी टेरिटरी में आता है और इंडिया को रोड कंस्ट्रक्ट करने से पहले नेपाल से कंसल्ट कर लेना चाहिए था। पर इसके रिस्पॉन्स में इंडिया ने ये कहा कि लिपू लेक इंडियन टेरिटरी का पार्ट है, इसलिए इंडिया ने नेपाल से कोई कंसल्टेशन नहीं ली इस रोड को बनाने के लिए। पर इसके चलते इस डिस्प्यूटेड रीजन में नेपाल में प्रोटेस्ट होने लगे और सिचुएशन इतनी गंभीर हो गई कि नेपाल को अपना एक नया मैप निकालना पड़ा। इस डिस्प्यूट की रूट स्टार्ट हुई 1814 में, जब ब्रिटिश और नेपालीज़ के बीच वॉर हुई जिसे हम एंग्लो नेपालीज़ वॉर कहते हैं। और ये वॉर लगभग 2 साल तक चली और इसके बाद दोनों के बीच एक ट्रीटी साइन करी गई जिसको हम कहते हैं ट्रीटी ऑफ सुगौली। ये ट्रीटी ये दिखाने के लिए थी कि वॉर के बाद ब्रिटिशर्स का कौन सा एरिया है और नेपालीज़ का कौन सा एरिया है। इस ट्रीटी के अकॉर्डिंग नेपाल सिक्किम और दार्जिलिंग का एरिया लूज़ कर चुका था और नेपाल किंगडम को डिफाइन करने के लिए वेस्ट में महानदी रिवर और ईस्ट में मैची रिवर के अकॉर्डिंग नेपाल किंगडम डिसाइड हुआ। इसमें प्रॉब्लम तब आती है जब वेस्ट में महानदी रिवर 2 रिवर्स में मर्ज हो जाती है जो इस जंक्शन को वेस्ट और ईस्ट में बांट देती है। शुरू में ब्रिटिशर्स ने वेस्ट वाली रिवर को बॉर्डर डिफाइन करने के लिए चूज़ करा, बट कुछ सालों बाद ब्रिटिशर्स ने रियलाइज़ करा कि इस जगह की उनको बहुत इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये रीजन स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट है और ये रीजन चाइना के साथ ट्रेड में भी काम आ सकता है। फिर कुछ सालों बाद लगभग 1860 में ब्रिटिशर्स ने अपना मैप ही चेंज कर दिया, जिसमें ब्रिटिशर्स ने ईस्ट वाली रिवर को चूज़ करा बॉर्डर डिफाइन करने के लिए। और तब नेपाल ने इसका विरोध नहीं किया और इसके रिगार्डिंग कोई बात नहीं की क्योंकि नेपाल के बहुत कम ही लोग वहाँ रहते थे और ये बहुत छोटी पीस ऑफ लैंड थी
जिसका कोई इतना खास यूज़ भी नहीं था। और तब से लेके अब तक इंडियन आर्मी की पोस्ट अब इस जगह लगी हुई हैं। बट प्रॉब्लम स्टार्ट हुई 1990s में, जब नेपाल में डेमोक्रेसी आई और उनकी डेमोक्रेसी ने हिस्टोरिकल पेपर्स में ये देखा कि कैसे उनकी पुरानी मोनार्कीज़ अपना बॉर्डर डिफाइन करती थी, और ये देख के उनको लगा कि काला पानी रीजन भी नेपाल का ही है। और तब से लेके इस एरिया पे डिस्प्यूट चलता आ रहा है। जुलाई 2000 में दोनों कंट्रीज़ के पीएम ने साथ बैठकर ये डिसीजन लिया कि वो इस जगह का एक फील्ड सर्वे करेंगे और उसी के हिसाब से बॉर्डर डिफाइन करेंगे। बट इसमें भी प्रॉब्लम तब हुई जब इंडिया ने अपने मिलिट्री पोस्ट हटाने से मना कर दिया और ये एग्रीमेंट वहीं ख़त्म हो गया। मई 2015 में दोनों देशों ने ये सोचा कि वो इस जगह का इस्तेमाल अपने ट्रेड के लिए कर सकते हैं, बट यहीं से इंडिया और नेपाल के रिलेशंस ख़राब होने स्टार्ट हो गए। तो दोस्तों, इसमें आप अपनी राय दें कि आपको क्या लगता है, दोनों देशों में कौन सही है और कौन गलत, और इसका क्या सलूशन निकालना चाहिए। मेरी राय में दोनों देशों को इसके ऊपर बैठकर बात करनी चाहिए ताकि दोनों कंट्रीज़ के बीच रिलेशंस अच्छे हो सकें। तो उम्मीद है दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। आप इस वीडियो को लाइक, शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अब अपने अगले वीडियो में। धन्यवाद।